चंद्रशेखर आजाद की शहादत देखी थी। बरसों से खड़ा हूं यहां, बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ सुना है। उन परिंदों से जो मेरी शाखों पर अपना डेरा बसाते हैं, उन हवाओं से जो दूर दूर की खबरें लेकर आती हैं, अपने इन बरसों पुरानी जड़ों से जो जमीन के भीतर दफन हजारों बरस पुराने किस्से और कहानियां खोज लाती है और मुझे सुनाती है। उन्हीं किस्से कहानियों के जमघट में छुपी एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूं। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर हजारों साल पुराने बसे हुए शहर की कहानी, इस प्रयागराज की कहानी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अखाड़े गंगा जी में स्नान करने आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं, धुन रमाते हैं।
माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता। माघ के महीने में पावन जल अमृत बन जाता। माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता। फोटो ही खींच ले बढ़िया बढ़िया। ये इस भूमि का सौभाग्य ही है कि जब भगवान श्री राम ने वनवास के लिए प्रस्थान किया तो सबसे पहले प्रयाग स्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम आए। महर्षि भारद्वाज एक महान तपस्वी व ज्ञानी महर्षि थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अर्थात भारद्वाज मुनि का निवास स्थान प्रयागराज है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने वन जाते समय यहां रात्रि निवास किया था। भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम को विदा करते समय बताया था कि आगे जाने पर आपको एक बरगद का पेड़ मिलेगा जिसे शामवट कहते हैं। इसके नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। ये शामवट ही आज का अक्षय वट है। इस अक्षय वट के महत्व का वर्णन पुराणों में स्पष्ट रूप से किया गया है। मशहूर आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉस्किल बेन को बुलवाया और कहा, बेन, हमने तुमको बोला था ना, हमको एक लाइब्रेरी बनाने का है। आई रिमेम्बर सर, आपने बताया था आपका डियर फ्रेंड और इलाहाबाद का एक्स कमिश्नर मिस्टर कटबर्ट बेंसले थॉर्नहिल का मेमोरी में आपको एक लाइब्रेरी बनवाना है, राइट? यस, थॉर्नहिल खुद एक बहुत काबिल टाउन प्लानर था। आधा इलाहाबाद उसी ने प्लान किया है। ये लाइब्रेरी उसकी मेमोरी को बिफिटिंग ट्रिब्यूट होना चाहिए। ओह, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर। मेरा दिमाग में स्कॉटिश बैरोनियल रिवाइवल स्टाइल की एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग का प्लान है जो एकदम परफेक्ट होगा ट्रिब्यूट देने के लिए। वादे के मुताबिक श्रीमान बेन ने एक बहुत ही खूबसूरत इमारत बनाई जिसे उस जमाने में थॉर्नहिल मेन मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। और आज हम इस शानदार इमारत को गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। यहाँ इस लाइब्रेरी में लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा किताबें और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लाइब्रेरी यही है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उससे थोड़ा छोटा मगर बेहद सुंदर विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ प्रयागराज में भी मौजूद है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसी पार्क के अंदर महारानी विक्टोरिया की याद में बनी सफेद संगमरमर की इस न्यू गोथिक शैली की छतरी या कैनोपी का निर्माण सन 1905 में हुआ था और इसी कैनोपी में उनकी 7.5 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण अगले साल 1906 में हुआ। आजकल वो मूर्ति लखनऊ म्यूजियम में रखी है। इसी विक्टोरिया मेमोरियल के बगल में अंग्रेजों ने एक बैंड स्टैंड भी बनवाया। उस जमाने में ब्रिटिश सरकार के ज्यादातर जलसे और दावतें इसी पार्क में हुआ करती थी। उन कार्यक्रमों के दौरान यहाँ पुलिस बैंड बजाने का रिवाज था। इस संगीत का आनंद अंग्रेजों के साथ साथ कुछ रईस और रसूखदार इलाहाबादी भी लेते थे। ऐसा माना जाता है
कि ये बैंडस्टैंड अंग्रेजों को एक बंगाली सज्जन बाबू नीलकमल मित्रा ने भेंट किया था। पंडित बृजमोहन व्यास और कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों के प्रयासों से इलाहाबाद संग्रहालय की एक छोटे से स्तर पर शुरुआत सन 1931 में ही हो गई थी। एल्फ्रेड पार्क में म्यूजियम के वर्तमान भवन का शिलान्यास पंडित नेहरू ने 14 दिसंबर 1947 को किया और भारतवर्ष के 4 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक इलाहाबाद म्यूजियम सन 1954 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। यहां पुरातन शिल्पकृतियां, प्राचीन पाषाण प्रतिमाएं, कांसे की दुर्लभ वस्तुओं और पांडुलिपियों के अलावा 75,000 से अधिक कलाकृतियों का एक विशिष्ट संग्रह है। वास्तुकला के इन धरोहरों और अद्वितीय संग्रहालय के अलावा ये पार्क एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम के साथ भी जुड़ा है जो कभी फिरंगियों के हाथ न आया और हमेशा आजाद ही रहा। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। मशहूर क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से न सिर्फ उन्होंने पुनर्गठित किया बल्कि भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे अनेक क्रांतिकारियों को उसमें शामिल भी किया। सन 1931 में चंद्रशेखर आजाद एक खुफिया और बेहद महत्वपूर्ण काम के लिए इलाहाबाद आए और 27 फरवरी के दिन उन्होंने अपनी पार्टी के एक सदस्य सुखदेव राज से इसी एल्फ्रेड पार्क में गुप्त मीटिंग की योजना बनाई। किसी भेदिए ने यह सूचना ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर मिस्टर नॉट बावर को दे दी। Hello, CID in charge, not Bauer this side. DSP ठाकुर विश्वेश्वर सिंह से बात कराओ। अर्जेंट मैटर है। सलाम साहब, DSP सिंह बोलता हूँ। सही, 30 आर्म सिपाही लेकर एल्फ्रेड पार्क के पास मिलो फौरन। आपका मतलब कंपनी पार्क? यस, कंपनी पार्क। क्वेश्चंस पूछ के टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो। इस गद्दारी से बेखबर आजाद कंपनी बाग पहुंच चुके थे और पार्क में छुपे हुए थे। सुखदेव राज भी इलाहाबाद में अपने छुपने के ठिकाने से निकलकर उनसे मिलने तयशुदा जगह पर पहुंच गए। आजाद कहीं दिख नहीं रहे थे। सुखदेव ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और आखिर वो दोनों मिल गए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। सुखदेव, किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? आप निश्चित रहें गुरुजी, मैंने यहाँ आते वक्त पूरी सावधानी बरती है। शाबाश सुखदेव, शाबाश। मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी मंत्रणा के लिए बुलाया है। जी बताइए। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे 4-5 विश्वास पात्र साथी। आजाद और सुखदेव की बातचीत शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि नॉट बावर 30 राइफलधारी सिपाहियों के साथ यहां पहुंच गया। मिस्टर चंद्रशेखर तिवारी, you have been surrounded by police. तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है। तुम आज यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। Surrender yourself. सुखदेव, तुम निकलो फौरन। नहीं गुरुजी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहस मत करो, जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ। पर आप, जब तक मेरे पास ये मेरी बमतुल बुखारा है, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब जल्दी जाओ यहाँ से, और जब तक मेरा अगला संदेश न मिले तब तक चौकन्ने रहना, संभल कर रहना। सुखदेव, अब जाओ यहाँ से, तब तक मैं इनको रोकता हूँ। पल भर में नॉट पावर ने आजाद पर गोलियां बरसानी
अपने पास बची आखिरी गोली से अपने प्राण न्योछावर कर अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान दे दिया। स्वतंत्र भारत का सपना अपने दिल में लिए वो शहीद तो हो गए, लेकिन हिम्मत और बहादुरी की मिसाल चंद्रशेखर आजाद हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, तो उसका श्रेय शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के उत्सर्ग को, उनकी शहादत को जाता है, जिन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजाद अक्सर कहा करते थे, अंग्रेजों की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद भी रहेंगे।